A very important topic, that is जैव विभिन्नता एवं जैव भिन्नता, that is in English biodiversity। जैसे यदि हम किसी जंगल में या वन में जाते हैं, वहाँ हम जाके देखते हैं छोटे छोटे पौधों से लेके बड़े बड़े अट्टालिका, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे सामने आते हैं। ठीक उसी तरह से अगर छोटे छोटे जीव जंतुओं को निरीक्षण करें, कुछ ऐसे भी जीव जंतु कीट मकोड़े हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते। उसके बाद हाथी भी है। जीवन जैसी छोटी छोटी कीटों से लेके बड़े बड़े जानवर जैसे वन में रहते हैं। पादपों और जानवरों के अतिरिक्त मृदा में भी अनेक छोटे छोटे जो अभी बताया हमने, जो कि एक नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, दिखाई देता है, पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों अथवा संक्षिप्त में कह सकते हैं जैव विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। नाउ इफ इट इज अगर इसकी डेफिनेशन परिभाषा देखें शॉर्ट में, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का पर्याप्त है अथवा जैव विविधता विश्व के किसी भी दिए गए क्षेत्र में जीनों, प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्रों की संपूर्णता है। जैव विविधता का प्रजातियों की विभिन्नता अथवा किसी प्रकार के समुदाय अथवा आवास में अन्य पादप जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के वर्गों अथवा किसी विशेष सूक्ष्म समुदायों अथवा प्रजातियों के बीच में अनुवांशिक विभिन्नता रूप पाया जाता है। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब हमारे सामने बहुत ही मुख्य जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की कार्यकलाप एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये दो भागों में विभाजित किया गया है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेटिव चीज को देखें, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। ये मानव अपने वातावरण में से न सिर्फ प्रभावित होता है वरन उसे प्रभावित भी करता है, जैसे भूख, श्वास आदि की पूर्ति करना, परंतु साथ ही साथ सांस्कृतिक आवश्यकताओं भी, जैसे वस्त्र, मकान, विभिन्न प्रकार के उपभोग वस्तुएं, सौंदर्य की प्रसाधन वस्तुएं आदि का भी इच्छा रखता है। मानव की ऊर्जा प्राप्त हेतु पूरा जैव ईंधन स्रोतों का असीमित करके कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलन को बिगाड़ता है, परंतु इसके असीमित दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है तथा संपूर्ण विश्व में परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम इन नेचर के इन चक्रों को इफेक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती जा रही है, इसकी जलवायु पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, संपूर्ण विश्व का परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। मिनरल्स, हम जो ये खनिज पदार्थ हेतु नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप नाइट्रोजन चक्र का भी के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। मनुष्य परिस्थिति तंत्र के विघ्न एवं अस्थिरता उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार सभी जैव
भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल अवस्थित हो रही है, अर्थात हम लोग नेचर के साथ बहुत ज्यादा खेल कर रहे हैं। फलस्वरूप मानव का पृथ्वी पर अस्तित्व संकट में पड़ गया है। मानव अपने संसाधनों की पूर्ति हेतु वनों को काट रहा है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नागरिकीकरण और तीव्रता से विकास हो रहा है। जंगल को काट काट के मकान बनाने, क्योंकि इट इज जी जनसंख्या की वृद्धि, तो इसीलिए उनके रहने के लिए मकान बना रहे हैं। आग लग जाना, नगरों भूगर्भ की समा जाना, वायु जल मिट्टी आदि नष्ट हो जाना, इत्यादि इत्यादि। नाउ द कंस्ट्रक्टिव, अभी तक हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी चीज देखा, अब नाउ द कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक प्रभाव हमारे सामने है। जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो इरिगेशन एंड कल्टीवेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन के लिए भी अन्न की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। भारत के टोटल शुद्ध भूमि 1690 लाख हेक्टेयर तथा 34% अल्प वर्षा के कम क्षेत्र में आते हैं। Therefore, इस पॉइंट को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा कि इरिगेशन एंड कल्टीवेशन। नेक्स्ट आता है अर्बनाइजेशन। जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या बड़े शहरों में ही निवास करते हैं, अर्थात शहर बसाने के लिए हमें खेती योग्य भूमि अथवा जंगलों को विनाश किया जा रहा है। स्वयं अपने को कई समस्याओं जन्म दे रहा है। जल के उपयोग हेतु जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन, ट्रांसपोर्टेशन, उपभोग संस्कृति का विकास जैसे डिब्बा बंद पैकेट या उपयोग बढ़ाना, सीवेज का समापन, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। अतः शहर के कारण परितंत्र के मूल घटक जल, भूमि एवं वायु प्रभावित होते हैं। परिणाम यह होता है कि परितंत्र की असंतुलन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। देश की डेवलपमेंट, सभी लोगों का ध्यान डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हम सभी की आवश्यकता बढ़ गई है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें इंडस्ट्री डेवलप करना बहुत आवश्यक हो गया है। अंधाधुन, इससे उद्योग अंधाधुन की आवश्यकता होती है। आज प्रतिस्पर्धा के साथ उत्पन्न मूल्य कम करने हेतु उद्योग जगत अपने उद्योग से उत्सर्जित होने वाली प्रदूषित गैसों का हेतु उद्योग जगत अपने उद्योग जल के उपचार हेतु समापन पर धनराशि का ज्यादा व्यय कर रहा है। सड़क, देखिए हर मटेरियल को हम गांव से सड़क तक ले जाए, प्रोडक्शन दूर हो रहा है, तो शहर पे लाने के लिए रेल तथा सड़क की भी आधुनिक समाज के आधार पर हमको कंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है। दिस इज देयरफॉर इट इन द कंस्ट्रक्टिव एरिया। हर चीज, सारे मशीनरी हमारे पावर प्लांट से डेवलप हो रहा था। पावर प्लांट को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। दिस इज मॉडर्न एज। एटॉमिक रिएक्टर भी, पॉलीथीन एंड प्लास्टिक का भी डेवलपमेंट करना जरूरी। कीटनाशक, फर्टिलाइजर एंड मेटल टॉक्सिसिटी का भी बहुत ही आवश्यक है। कुछ धातुएं जैसे HF, कॉपर, जिंक, कैडमियम, एल्युमिनियम ऐसी हैं जिनके घातक परिणाम होते हैं। Hg की अधिक मात्रा गुर्दे, लीवर,
मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों तथा त्वचा की बीमारी का उत्पन्न होता है। नाउ पार्टिसिपेंट, नाउ लेट अस डिस्कस हाउ द क्लाउड्स, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इनको बहुत ध्यान से देखें कि हाउ यू आर डेवलपिंग क्लाउड्स जिससे हमें पानी की पूर्ति होती है। जैसा कि जल चक्र, देन लेवल इज वाटर टेबल, देन सॉइल वाटर, यानी यहाँ से एवापोरेट हो रहा, प्लांट को जा रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्नो फॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा, माउंटेन चेन बन रहा है, रन ऑफ हो रहा, लेक पॉन्ड्स में जमा हो रहा है। इस तरह से हमें रिवर होते हुए सी एंड देन ओशन होते हुए फिर एवापोरेशन होते हुए बादल के रूप में फिर रेनफॉल हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम को अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ द इंजीनियर एक्टिविटी, कभी कभी ये पूछा जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव बात की, व्हाट आर द इंजीनियरिंग एक्टिविटी विच इज हेल्पिंग अस। अभियांत्रिक गतिविधियां, इसके कारण ही प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। नदियों पर बड़े बड़े औधों, जलाशयों का निर्माण, इसके भार के कारण नीचे स्तर शैली का प्रकृति परिस्थिति तंत्रों एवं उनके परिस्थितिकी संसाधनों का के परीक्षण से नए प्रकार के जंतुओं एवं वर्ण संसार फसलों के भी विकसित किया जा रहा है। मौसम संबंधित दिशाओं में परिवर्तन, कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु रासायनिक खादों एवं कीटनाशी आदियों का कारण जल के भूमिगत जल परीक्षण। इस तरह से एक हमें मिनरल्स, खनिज पदार्थ की बहुत जरूरी है, इसीलिए खनन, माइनिंग, किसी भी देश के लिए खनन उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। नाउ डिफॉरेस्टेशन, यह पॉइंट बहुत ही मुख्य है। वनों का उजाड़ना, यह देखा गया है कि खनिज संपदा जहां पर उपलब्ध होती है उसके ऊपर के आसपास क्षेत्र में वन क्षेत्र होता है, तो अतः हम उस खनिज को लेने के लिए वन क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल की आपूर्ति लगातार बढ़ता जा रहा है। भूखनन क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। आवागमन के लिए सड़कें, रेलवे, अन्य वन संपदा, Another important point is biodegradation and biodegradability. जैविक उपघटन तथा जैविक उपघटन क्षमता। सूक्ष्म जीवों अपने जैविक क्रियाओं के द्वारा अन्य जीवों के मृत अवशेषों को अपने कार्बन एवं अकार्बनिक इनऑर्गेनिक पदार्थों का उनके अवयवों कंपोनेंट के उपघटन कर देते हैं। ये जैविक प्रक्रियाएं जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपक्षय पदार्थों, वेस्ट मटेरियल का विघटन होता है। इस प्रकार से कंपोस्टिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भिन्न प्रकार के जीवों न में अनुकूल कम टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सक्रिय होकर कार्बनिक पदार्थों का उपघटन करते हैं। इनके लिए कूड़े के ढेर बनाकर इसके ऊपर एक परत मिट्टी दिया जाता है। ये के बंद और उसे बंद करके इनके विघटन की प्रक्रियाओं का ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार से जो हीप बताते हैं वो 1.2 to 1.5 मीटर रखी जाती है। दिस इज completely a practical thing. Now we will discuss
आजकल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, आजकल पर्यावरण प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच गया है कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरा हो गया है, जो खतरा निम्न कारणों से हो रहा है। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे ऐसे पहाड़ों पे, जिसको ग्लेशियर कहते हैं, एक समय जो उसको देखा जाता था, पत्थर समझा जाता था, वो भी गलना शुरू कर दिया है। एसिड रेन, पानी बरसात हो रही है, उसमें एसिड की भी गिर रहा है। एंड थर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन होल, जिससे इस हम विश्व के सभी लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ईंधन के रूप में कोयला एवं पेट्रोलियम ऑयल के उपयोग से कारण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस, दिस इज नथिंग बट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस के ऊपर ग्लास का आवरण कार्य करती है। इन गैसों को अधिक मात्रा में उपस्थित अधिक ऊर्जा विश्व पर लाती है। इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी की तुलना से 60,000 गुना अधिक है। लगातार घटते हुए इन क्षेत्र में ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता जा रहा है। वर्तमान में होने वाली टेम्परेचर में पृथ्वी 2023 तक ये अनुमान लगाया गया है, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अब जो इस समय हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कुछ फायदा हुआ है, वो है ओजोन परत की कमी, ओजोन लेयर डिप्लीशन। जैसा कि चित्र में दिया गया है, हम खुद ही हैं, अर्थात प्रकृति ने नहीं, ये तो मनुष्य के द्वारा ही जो एक CFC गैस परतों में पड़ रहा है, जिससे क्या है कि वायुमंडल में 20 से 26 किलोमीटर दूरी पर ओजोन के एक छिद्र बनना शुरू हो गया है। ओजोन इज O3। अगर O3 ही नष्ट हो जाएगा तो हमें श्वासन क्रिया, सांस लेने O2 मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस चित्र में ओजोन परत का ह्रास एवं कुप्रभाव अच्छी तरह से समझाया गया है, इसको ध्यान देने की कृपा है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस की बात हो रही थी, तो ये है सूर्य से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इससे क्या हो रहा है कि सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ जो है पृथ्वी के इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस 4 to 100 यही पृथ्वी पे ही बैठ जा रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर को आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, जैसा कि चित्र में दिया है, एटमॉस्फेयर को ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न। पृथ्वी की वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 25% से अधिक मात्रा है, पिछले 15 से 20 वर्षों में बढ़ी है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ईंधन के रूप में कोयला एवं पेट्रोलियम ऑयल की उपयोगिता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का नाइट्रस NO2 बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस में 60% CO2 होती है। अन्य गैस मीथेन CH4, NO2 और CFC होती है। ग्रीन हाउस के प्रकार के गैसों का आवरण का कार्य करती है, ये एक ढाक लेता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का औद्योगिकरण पूर्व के स्तर पर 280 ppm से बढ़कर 2000 ppm से सन 2000 में लगभग 368 ppm हो गया है। अब ये कई दिनों के बाद की बात है। अतः ग्रीन हाउस ये भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है।
एंड लास्ट डे इट इज एसिड रेन, जो बिल्कुल चित्र से बिल्कुल क्लियर है। ये अभी थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन में गाड़ियों को कम कर दिया है, जिससे हमें बहुत अच्छी तरह अनुभव हो रहा है कि ये जो, क्योंकि ये गाड़ी कारखाने, इनसे ही जो धुआं निकल रहा है, इससे एसिड रेन के ऊपर, जैसा कि चित्र में दिया है, इक्वेशन भी दिया है, इनमें H2CO3, H2CO4 और HNO3, ये जो रिएक्शन इज वेरी क्लियर, इसको ध्यान दें। बादल के साथ, वो पानी के साथ नीचे गिर रहा है। तो आजकल हम लोग अनुभव कर रहे हैं जो ये कुछ कम हो रहा है, पानियों भी साफ दिखाई दे रहा है और वायुमंडल, एयर पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस।